तो हम लोग जो है एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, कोई भी एटम है तो ये न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, कितना भी ऑर्बिट हो सकता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के सेंटर से इस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, समझ गया ना, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसी को हम लोग एटॉमिक साइज बोलते हैं, इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अगर एक ही ऑर्बिट है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया, अगर दो ऑर्बिट है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा, अगर तीन ऑर्बिट है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा। तो सबके लिए अलग अलग रेडियस होगा। कौन सा एटम में कितना ऑर्बिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहाँ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सेल कहाँ है, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग थियोरेटिकली ऐसा बोल देते हैं और इसी को हम लोग नापते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है, इसको मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, ठीक है ना। आया समझ में? डेफिनेशन ठीक है, इस तरह हम डिफाइन कर दिए, लेकिन इस तरह का मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो कैसे मेजर करेंगे? मेजरमेंट डिफ़िकल्ट इसलिए है कि तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। एटम क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, तो उतना छोटा लेंथ को नापना बड़ा ही मुश्किल होता है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, वेव थ्योरी पढ़ चुके हैं, है ना। तो वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ चुके हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोलता है कि एक साथ जो है उसका पोजीशन और उसके वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर पोजीशन यहीं पर होगा, ये कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जब तक नापेंगे बदल भी सकता है। आया बस समझ में? तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पर भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या यहाँ पर हम परफेक्टली यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। किसी जगह ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ यहीं पर इलेक्ट्रॉन होगा, या यहाँ बोल सकते हैं नहीं यहाँ होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मतलब ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बनाते हैं ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रोबेबल स्पेस लेते हैं, प्रोबेबल रीजन लेते हैं कि हाँ यहाँ पर मिलने का संभावना है, लेकिन परफेक्टली तो हम बोल नहीं सकते हैं कि कहाँ पर है। समझ गया ना? तो कैसे हम परफेक्टली जो है उसको हम मेजर कर पाएंगे? तो ये डिफ़िकल्टी है, समझ गए? उसके बाद जो साइज ऑफ एटम है वो बदलते रहेगा, हर एटम के लिए अलग अलग होता है। हर एटम के लिए साइज बदलते रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट सब में बदलते रहेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का, वो बदलते रहता है। तो ये बहुत ये सब कारण से क्या होता है कि डिफ़िकल्टी है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो है 3 तरह का रेडियस मिलता है। एटॉमिक रेडियस जो है, जब ये समस्या है तो एटॉमिक रेडियस करके कोई एक चीज़ हमारे पास नहीं आ सकता है। डायरेक्टली हम इस तरह से मेजर कर ही नहीं सकते, डिफ़िकल्टी है। तो जिसके कारण हमारे पास जो है 3 तरह के रेडियस का कॉन्सेप्ट आ गया है। यानी एटॉमिक रेडियस 3 तरह का हम निकालते हैं। पहला क्या है? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। दूसरा है वैन डर वाल रेडियस, और तीसरा है मेटालिक रेडियस। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली जो है एटॉमिक रेडियस हम किसी का नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी एक एटम को हम देख नहीं पा रहे, बहुत सारा कंस्ट्रेंट है। तो हम ये 3 तरह का रेडियस निकालते हैं। अब किस रेडियस को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, किस रेडियस को हम वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं, और किसको हम मेटालिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। उधर बैठा, उधर क्यों बैठा, इधर बैठा। और इधर, और उधर भी बैठता है कि यहाँ मत बैठा करो, उधर बैठो तब दिखेगा। उधर से दिखेगा, उधर से दिखेगा। तो उधर बैठोगे तब ना दिखेगा तिरछा।
यहाँ तो ये सामने है। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस कैसे निकलेगा? तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग एलिमेंट का स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन है Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन जो है Br2 के रूप में, हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसमें क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। सिर्फ समझ गया ना? तो जैसे हाइड्रोजन का हम लोग लेते हैं, ये हो गया मान लो हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, दोनों में ओवरलैपिंग हो गया, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और ये हाफ कर देंगे। ये हुआ कोवलेंट रेडियस H2 मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे। जब हमको निकालना है कोवलेंट रेडियस तो हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे, यानी एलिमेंट का स्टडी करेंगे। समझ गए? हाइड्रोजन H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन सब तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो जो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में स्टडी करता है उसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों ही न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। ये हो गया हमारा कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस कितना हुआ? कोवलेंट रेडियस, इसको हम लोग लिखते हैं R कोवलेंट। इसका सिंबल क्या है? R कोवलेंट। ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम डिवाइडेड बाय, ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। समझ गए? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया बात समझ में? इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो दोनों का न्यूक्लियस जो H2 मॉलिक्यूल बना या Cl2 मॉलिक्यूल बना या Br2 मॉलिक्यूल बना, ओवरलैपिंग के बाद बना ना, तो उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसको हाफ कर दिए तो हमको क्या मिला? कोवलेंट रेडियस। ठीक है, आगे समझ में कि कोवलेंट रेडियस किसको बोलते हैं? यानी कोवलेंट बॉन्ड का आधा, यानी कोवलेंट बॉन्ड जितना है उसका आधा हो गया, यही ना है कोवलेंट बॉन्ड, उसका आधा हो गया, हाफ हो गया। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर? अब जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो हाइड्रोजन के केस में होता है वो है 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर। इसका कोवलेंट रेडियस कितना होगा? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35, 37। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कोवलेंट रेडियस कितना हो गया? 37 पिकोमीटर। समझ गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? 74 पिकोमीटर। समझ गया? दोनों ही हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस 74 पिकोमीटर है। तो कोवलेंट रेडियस कितना हो गया हाइड्रोजन का? उसका जस्ट हाफ होगा, तो 37 पिकोमीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का भी देख सकते हो। जैसे क्लोरीन अगर है, अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये हो जाता है 198 शायद होता है, हाँ 198 किलोमीटर। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस आधा हो जाएगा 49 किलोमीटर।
समझ गया? तो कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे समझ में आ गया कि हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल लेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया कि सिमिलर काइंड ऑफ एटम जब आपस में जुड़ा रहता है तो उसको सिंपल मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। Cl2, Br2, F2, H2, समझ गए? ये सब क्या कहलाता है? सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद हम लोग अब वंडर वाल रेडियस पढ़ेंगे। देखो कोवलेंट बॉन्ड किस में बना? एटम और एटम के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बना? हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना। क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना। तो जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहां कोवलेंट रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है वंडर वाल रेडियस। तो वंडर वाल बॉन्ड कहाँ बनता है? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में। वंडर वाल रेडियस कहाँ निकलेगा? ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, जैसे हम हाइड्रोजन का ही बात लेते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हुआ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब दूसरा H2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल हो गया। समझ गया ना? पहले मॉलिक्यूल बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और फिर वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में चिपक गया। पहले हाइड्रोजन एटम चिपका तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में जो है मर्ज किया तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जब ओवरलैपिंग हुआ तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मर्जिंग होगा तो बहुत कम मर्जिंग होता है, हल्का फुल्का। समझ गए? इसमें तो मर्जिंग है, इंटरपेनिट्रेशन है वो उसके अंदर ही है, इसके अंदर। वैसा इसमें नहीं होता है, वो खाली अगल बगल अरेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल में मर्जिंग इस तरह से नहीं होता है। समझ में आया? वो लगभग नज़दीक आ सकता है लेकिन मर्ज नहीं होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल। जैसे एक गिलास पानी है तो उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल है, वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल है। सारा मॉलिक्यूल आपस में चिपका हुआ तब ना पानी है, उसमें चिपका हुआ नहीं रहेगा आपस में तो पानी रहेगा, सब निकल जाएगा बाहर। ठीक है ना? तो इसका मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को भी जोड़ने के लिए एक फोर्स का जरूरत पड़ता है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसका नाम है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका नाम क्या है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो एटम और एटम को आपस में जो जोड़ने वाला फोर्स है ना, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एटम और एटम को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एटम और एटम ज्वाइन करके क्या बनाता है? ये जोड़ करके क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा ना। अब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में जुड़ेगा ना, मॉलिक्यूल और एटम प्लस एटम, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल, इस दोनों को जोड़ने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ती है वो है वंडर वाल फोर्स। ठीक है, वंडर वाल फोर्स या वंडर वाल बॉन्ड जो बोलना है बोल सकते हो। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन करता है तो ये बन जाता है सब्सटेंस। क्या बनता है? सब्सटेंस बोलो या मैटर बोलो। अब सब्सटेंस जुड़ेगा फिर मैटर बन जाएगा। ठीक है, आया बस समझ में? हाँ, तो ये वंडर वाल फोर्स कब आएगा? जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा। अब क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। इसमें भी हम कोवलेंट बॉन्ड है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आया? अब क्या होगा जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेगा, ये और ये, तो इस दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा ये हुआ एडजेसेंट। मॉलिक्यूल का जो
अब इससे तो नहीं हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहा है तो इस दोनों का निकालेंगे, ये दोनों तो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ और तीसरा एक मॉलिक्यूल आएगा तो वो भले इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एक और मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा तो इधर से इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अभी ये दोनों इंटरेक्ट कर रहा है, इसका एक एटम, इस मॉलिक्यूल का एक एटम और इस मॉलिक्यूल का एक एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो बन रहा है, ठीक है, यही है कोवलेंट, ये है वैन वाल बॉन्ड, वैन वाल फोर्स, ठीक है, यही है। इसी को जब हम इसके और इसको जब हम आधा करेंगे, है ना, इसका जब आधा हो जाएगा, ये आधा, इसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, ठीक है, आया बात समझ में? ये कोवलेंट रेडियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैन वाल रेडियस। ये वैन वाल बॉन्ड हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक वैन वाल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, तो उसका आधा किए तो हम लोग कोवलेंट रेडियस मिला, इसका आधा किए कोवलेंट रेडियस मिला। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा वैन वाल रेडियस। समझ गए? तो वैन वाल रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से बड़ा होगा, यानी कमजोर होगा। कोवलेंट बॉन्ड सबसे मजबूत है, कोवलेंट बॉन्ड मजबूत है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है वो वीक होता है, जिसका नाम वैन वाल फोर्स दिया गया है। समझ में आ गया? वीक होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एटम और एटम के बीच में जो है ऑर्बिटल का मर्जिंग होता है, जिसके कारण वह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? सिर्फ पेयरिंग हो रहा है। एटम एटम के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो ओवरलैपिंग होता है, मर्जिंग होता है, शेयरिंग होता है। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गया। और पेयरिंग का मतलब रेलवे लाइन, साथ में हमेशा कभी नहीं मिलेंगे। मर्जिंग नहीं हो रहा है लेकिन साथ में हम हमेशा रहेंगे, तो वही है यहाँ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में साथ में रहेंगे लेकिन मर्ज नहीं होंगे, ठीक है ना। और एटम एटम के बीच में क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है। आगे आवाज समझ में? तो इसीलिए वैन वाल फोर्स जो है हमेशा, जो वैन वाल बॉन्ड है हमेशा बड़ा होगा। किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। और लाठी जितना बड़ा होता है उतना कमजोर होता है ना। बड़ा रहेगा मारेंगे पैर पे तोड़ देंगे, हाँ, और छोटा डंडा मारोगे पैर टूट जाएगा, है कि नहीं। बड़ा डंडा रहता है क्या करते हैं? पैर पैसे पकड़ते हैं, दबाते हैं, टूट जाता है ना। और छोटा डंडा कैसे दबाओगे तो पैर में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो वही हालत है, कोवलेंट बॉन्ड छोटा होता है इसलिए मजबूत होता है, वैन वाल बॉन्ड जो है बड़ा होता है इसलिए कमजोर होता है। आगे बात समझ में? तो वैन वाल बॉन्ड जब बड़ा होगा तो वैन वाल रेडियस भी बड़ा होगा, क्योंकि वैन वाल बॉन्ड का ही ना आधा है वो। समझ में आ गया? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोवलेंट रेडियस जो है, कोवलेंट रेडियस इज लेस देन वैन वाल रेडियस, ठीक है। ये हो गया वैन वाल रेडियस, है ना। नहीं हुआ वैन वाल रेडियस, ठीक है। और यहां से यहां तक हो गया वैन वाल बॉन्ड, ठीक है ना। आगे आवाज समझ में? तो जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, ये दोनों नेबरिंग मॉलिक्यूल है, पड़ोसी है। तो पड़ोसी जो मॉलिक्यूल है आपस में, जो पड़ोस में है, उस दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को निकाल लेंगे। जो पड़ोसी है उसके बीच में, ये दोनों पड़ोसी है ना। आया बात समझ? जैसे तुम दोनों बैठा है, ये दोनों हाथ पड़ोसी हो गए, ये हाथ और ये हाथ पड़ोसी नहीं है,
हम बैठे हैं, मेरे बगल में एक और आदमी आ गया, तो ये हाथ और ये हाथ पड़ोसी हो गया, लेकिन ये वाला हाथ और उस साइड वाला उसका हाथ पड़ोसी नहीं है। समझ गए? तो जो पड़ोसी है उसी के बीच का डिस्टेंस निकाल करके आधा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा वंडरवाल रेडियस। समझ गए? आ गया बात समझ में? तो कोवेलेंट रेडियस जो होता है छोटा होता है वंडरवाल रेडियस से, इसलिए ये मजबूत है। बॉन्ड जितना छोटा उतना मजबूत, बॉन्ड जितना बड़ा उतना कमजोर। समझ गए? क्लियर? अब तीसरा आता है, अब देखो कि कोवेलेंट और वंडरवाल तो एक ही में एग्जिस्ट कर जाएगा, जितना भी नॉन मेटल है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, जितना भी नॉन मेटल है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा और वंडरवाल बॉन्ड भी मिलेगा। जितना भी नॉन मेटल एक सब्सटेंस है उसका हम लोग कोवेलेंट रेडियस भी निकाल सकते हैं और वंडरवाल रेडियस भी निकाल सकते हैं, दोनों। मेटालिक रेडियस जो है नॉन मेटल के साथ नहीं होगा, नाम से पता चल रहा है मेटल के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि मेटल तो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता नहीं है। नॉन मेटल सब डायटोमिक मॉलिक्यूल है, निकाल लेंगे, लेकिन मेटल में तो ऐसा नहीं होता है। मेटालिक बॉन्ड पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, है ना? मेटालिक बॉन्ड क्या है? सारे मेटल को एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करो। अब जैसे ये वायर है तो कॉपर का वायर है, इसमें सारा जो एटम है वो कॉपर है, सारा एटम क्या है? कॉपर है। तो सारे मेटल है, आदत है इसका लॉस करने का, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ तो खाली कॉपर है, लॉस तो क्या, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन को कोई काम नहीं है, क्या करेगा? इधर उधर बैठकगिरी करेगा, रंगबाजी करेगा ना, काम नहीं रहेगा तो क्या करेगा? बेरोजगार आदमी क्या करेगा? कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं? तो जब मेटल जो है सबको रिलीज कर दिया, सब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, उसको कोई काम ही नहीं है, तो कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है, मतलब जिधर मन उधर घूम रहा है, बसंती हवा की तरह। समझ गए? बसंती हवा की तरह घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता है जिस मेटल से, मान लो ये कॉपर का आइटम है, इससे हटा है इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर भागा है, यहीं आसपास में ही घूम रहा है, लेकिन इससे तो दूर चला गया है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है वो नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन गया, सब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ना, जितना कॉपर एटम था सब रिलीज कर दिया, तो क्या हो गया? चारों तरफ जमा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन गया, सी बन गया, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना? इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन गया। अब उसमें बीच बीच में कॉपर पड़ा हुआ है, बीच बीच में, तो अट्रैक्टेड रहेगा कि नहीं? इसके ऊपर कैरेक्टर आ गया कॉपर का पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, तो सब उसके पीछे भाग रहा है कि हम पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के पीछे भागा, तो उससे अट्रैक्टेड है। तो सारे वहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन है सबसे वो अट्रैक्टेड है, तो क्या हो गया? सारा कॉपर सब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है, तो सब एक ही जगह जमा है, इसीलिए ये तार देखो एक जगह जमा है। इसी को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बन गया भाया इलेक्ट्रॉन, भाया इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट मेटल मेटल में कोई बॉन्ड नहीं बना, भाया इलेक्ट्रॉन, बीच में इलेक्ट्रॉन, इधर भी मेटल इधर भी मेटल, ये भी इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है, ये भी इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है, तो दोनों जुड़ गए। डायरेक्ट कॉपर और कॉपर में कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ, बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये भी इससे अट्रैक्टेड इस इलेक्ट्रॉन से, ये भी इससे अट्रैक्टेड इस इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तो उसी से अट्रैक्टेड हो गया, तो दोनों आपस में जुड़ गया कि नहीं? आया बात समझ में? हाँ, तो ये हुआ मेटालिक बॉन्ड, ये हुआ मेटालिक बॉन्ड। तब ये जो मेटालिक बॉन्ड निकालेंगे, इसी से हमको क्या मिलेगा? इसी से हमको मिल जाएगा मेटालिक रेडियस। जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा उसका हाफ कर देंगे, मेटालिक बॉन्ड जो बनेगा उसका क्या करेंगे? हाफ कर देंगे।
ठीक है। तो ये जो जैसे ये कॉपर है और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी कॉपर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है, कॉपर फिर कॉपर, तो क्या सब अट्रैक्टेड हो गया कि नहीं? तो इसका और इसका जो डिस्टेंस है, ये कॉपर और ये कॉपर का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे। मेटालिक बॉन्ड कहां से कहां तक हो गया? यहां से लेके यहां तक, समझ गए? यहां से लेके यहां तक, और इसका आधा कर देंगे तो मेटालिक रेडियस मिल जाएगा। तो मेटल का अगर हमको रेडियस निकालना है, मेटल का अगर निकालना है रेडियस तो मेटालिक रेडियस निकालेंगे, और नॉन मेटल का निकालना है तो दो तरह का चांसेस है, कोवेलेंट रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम वहाँ पर कोवेलेंट रेडियस निकाल लेंगे, और मल्टीपल मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर हम लोग वैन डेर वाल्स रेडियस निकालेंगे। तो सारा रेडियस समझ में आ गया? हाँ, अब देखो ये मेटालिक रेडियस जो है वैन डेर वाल्स रेडियस से छोटा है, वैन डेर वाल्स रेडियस से छोटा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है डायरेक्टली ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली अट्रैक्टेड है ना, तो छोटा है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से बड़ा है, यानी मेटालिक रेडियस जो है कोवेलेंट बॉन्ड से वीक है, लेकिन वैन डेर वाल्स से स्ट्रॉन्ग है। अब तीनों को कंपैरिजन होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोवेलेंट, ठीक है, बीच में आ जाएगा मेटालिक, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा वैन डेर वाल्स। ठीक है, तो सबसे छोटा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, उससे बड़ा होगा मेटालिक, और उससे भी बड़ा होगा वैन डेर वाल्स। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड, मॉडरेट रहेगा मेटालिक बॉन्ड, और सबसे वीक बॉन्ड होगा वैन डेर वाल्स बॉन्ड। सीधा बैठो, ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? रेडियस समझ में आ गया, और रेडियस को ही हम लोग साइज बोलते हैं। तो जब भी एटॉमिक साइज कहेंगे तो एटॉमिक साइज अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो इसमें से कोई एक चीज़ का बात कर रहे हैं, क्लियर नहीं है कि हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी इसमें से कोई एक का हम बात करेंगे। आ गया समझ में रेडियस? तो अब हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस नॉर्मली डिक्रीज करता है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग जब अलग से पढ़ेंगे ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट, तब वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर इन जनरल हम लोग स्टडी करेंगे कि इन जनरल क्या होता है। इन जनरल क्या होता है कि कोई भी पीरियड ले लो, जो पीरियड मर्जी हो ले सकते हो। अब जैसे हम लोग लेंगे सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, या थर्ड पीरियड का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला एलिमेंट कौन है? हाँ, सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे ना तो एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर जैसे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, इधर हम लोग एटॉमिक नंबर दे देते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर इधर इंक्रीज करेंगे, और एटॉमिक रेडियस इधर, और रेडियस हो गया इधर, ठीक है। इधर हम एटॉमिक रेडियस लिया अलोंग द वाई एक्सिस, और अलोंग द जेड एक्सिस हम लोग ले लिए एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले जो सोडियम है यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसका जो कर्व आएगा, ठीक है,
वो कैसा आएगा मालूम है? ऐसे आएगा, घटते जाएगा घटते जाएगा, समझे? यहाँ सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऐसे घटते जा रहा है ना, रेडियस धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो ग्राफ हमको इस तरह आएगा, ग्राफ हमको इस तरह आएगा। आगे बात समझ में? तो घट क्यों रहा है, यही तो क्वेश्चन है, घट क्यों रहा है ना? किसी भी पीरियड में जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम होगा। जैसे हम थर्ड पीरियड लिए, किसी भी पीरियड में अगर जाते हो तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम होगा। अब देखो हम लोग पढ़ाए थे दो, एक पढ़ाए न्यूक्लियर चार्ज, एक टर्म पढ़ा है ना न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। दूसरा चीज हम बताए थे तुमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? और तीसरा चीज पढ़ाए थे स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, यही पढ़ाए थे। तो ये तीनों चीज को हम लोग दिमाग में रखेंगे तभी ये सब समझ में आएगा। ये तीनों समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ गए? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ओरिजिनल चार्ज ओवर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ओरिजिनल चार्ज एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन। तो जितना प्रोटॉन है उतना चार्ज है उसके ऊपर। अगर प्रोटॉन 1 है तो उस पर +1 चार्ज है, प्रोटॉन 11 है तो +11 चार्ज है उसके ऊपर। आई बात समझ? न्यूक्लियस के ऊपर उतना ही ना चार्ज होगा जितना उसमें प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचेगा, उसका तो काम वही है। समझ में आया? हाँ? अब क्या है, सब में पीरियड, थर्ड पीरियड अगर हम लिए हैं तो सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, 3 है ना? जितना भी अभी थर्ड है, ये न्यूक्लियस है तो ये हो गया सेकंड और ये थर्ड, बस इतना ही है ना, इतना ही है। तो ये जो न्यूक्लियस है, यस, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है। थर्ड पीरियड का एग्जांपल लिए हैं, सारे में सोडियम में है, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, सिलिकॉन में, फास्फोरस में, सल्फर में, क्लोरीन में, आर्गन में। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बता चुके हैं पहले ही, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें से किसी का भी लिखो तो कितना आएगा ऑर्बिट? सब में 3 आएगा। तो सब में स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक पर्दा लगा रहे, उस पर एक कुशन लगा रहे। जैसे ये न्यूक्लियस है तो अगर इसके लिए देखेंगे तो ये दोनों एक कुशन का काम कर रहा है, मतलब इसको एक पॉजिटिव चार्ज को ये ढक दिया तो थोड़ा सा इसका जो असर है इस पर कम आया, ये भी ढक दिया फिर से तो इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज का और असर कम आया। चार्ज इसका घटेगा नहीं, इसका न्यूक्लियर चार्ज उतने ही रहेगा, लेकिन इसका असर यहाँ कम दिखेगा क्योंकि एक वाला पहला इनर पाना, ठीक है ना, उसके बाद जैकेट पहन लिया, फिर रजाई ओढ़ ले। तो यहाँ पर तो 2 ही चल रहा है, अभी और बढ़ेगा, रजाई उतना ठंडा नहीं है। पहले इनर पहना तो थोड़ा सा ठंडक कम होगा, समझ गया कि नहीं? फिर ऊपर से एक स्वेटर पहन लिया तो और ठंडा कम हो गया, है ना? तो और एक थोड़ा सा पहना, अब जैकेट पहन लिया तो और ठंडा कम हो गया। लेकिन ये जो यहाँ पर इसका पावर है ये कम नहीं हुआ, उसका असर कम हो गया, है ना? जैसे हम स्वेटर जैकेट सब पहन लिया तो ठंडा कम थोड़ी हो गया, मेरे पर उस ठंडा का असर कम होते जा रहा है। ठंडा कम नहीं हुआ है, ठंडा तो उतने है, लेकिन हमारे ऊपर असर उसका कम हो रहा है, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है ना। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर है,
ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, सबको खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसको ये कवर कर दिया तो थोड़ा सा असर इस पर कम हो जाएगा। फिर ये भी ढक दिया तो इस पर कम होगा। एक तो दूरी बढ़ रहा है, एक तो दूरी बढ़ रहा है, उससे भी असर कम होता है। अब हीटर वहां चला हुआ है, तुमको कम लगेगा गर्मी, तुम्हारे नजदीक है तुमको ज्यादा गर्मी लगेगा, है कि नहीं? तो दूरी से भी कम होता है ना, असर उसका इफेक्ट जो है कम होता है कि नहीं। एक तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ऊपर से ये कर्टन लग रहा है, स्क्रीन लग रहा है, शील्ड लग रहा है, ये शील्ड है ना, काम कर रहा है, ये शील्ड हो गया, ये शील्ड हो गया, हाँ, तो असर कम हो गया। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज जितना है उतना इस पर असर नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम करता है। तो ओरिजिनल कितना असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इतना इतना स्वेटर पहन लिया तो इस पर कुछ असर नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, कुछ न कुछ इस पर असर हो रहा है, कुछ न कुछ वो अपने तरफ खींच रहा है। इसका असर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसे जैसे ये कुशन लगाते जाएंगे, ऑर्बिट लगाते जाएंगे, कम होते जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का असर कम होता जाएगा। तो सबसे कम यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा कि नहीं, तो क्या हो गया, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर। जितना असर हुआ ना उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब जैसे अभी बैठे और 2 लाठी दिए, कैसा लगेगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब स्वेटर एक पहना करके फिर लाठी से मारो, अगली बार कम मजा आएगा, ठीक है। अब फिर जैकेट पहना दिया, फिर लाठी मारे तो और कम मजा आएगा। अब रजाई चढ़ा देंगे, फिर मारेंगे, और कम मजा आएगा। क्या हुआ, लाठी वही है, आदमी वही है, उतना ही ताकत से मार रहा है, लेकिन असर कम हो रहा है ना, असर जो है कम हो रहा है। जितना असर हुआ ना वही नहीं इफेक्टिव हुआ, जितना असर हुआ तो वही, कितना असर हुआ इसका चार्ज तो इसके पास ढेर सारा है, लेकिन कितना असर हुआ इसका, जितना असर हुआ वो हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा, ठीक है। और ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये डिपेंड करता है कि कितना ऑर्बिट है। अगर ऑर्बिट सेम रहेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होगा। तो अब देखो थर्ड पीरियड में जब हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमें 3 है, तो यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, यानी न्यूक्लियर चार्ज पे कम करने वाला कंट्रीब्यूशन सब जगह सेम है। तो ये तो वेरिएशन नहीं लाएगा, ये तो वेरिएशन नहीं लाएगा ना, ये तो डिफरेंट आने वाला नहीं है, यानी इसके चलते यहाँ पर इसके रेडियस में वेरिएशन नहीं है। किसके चलते, स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द पीरियड सेम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द पीरियड सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है। नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहेगा। समझ में आई बात ना, क्योंकि इसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ये दोनों दे रहे हैं, तो ये जो तीसरा ऑर्बिट है उसके लिए सब जगह 2 ही ऑर्बिट है ना, इनर ऑर्बिट। ये जो इनर ऑर्बिट है आउटर ऑर्बिट को स्क्रीन कर रहा है, तो इसमें तो पूरे पीरियड में यही दोनों ना स्क्रीन करेगा तीसरा को, और अगर चौथा आएगा तो 4th पीरियड में जाएंगे तो ये तीनों मिलके चौथा को स्क्रीन करेगा। तो पूरे पीरियड में 2 ही ऑर्बिट है जो कि थर्ड को स्क्रीन कर रहा है, तो थर्ड का असर जो है जो कम किया तो सब जगह सेम है, कंट्रीब्यूशन पूरे पीरियड में सेम है, तो सब जगह सेम अमाउंट में ना वो स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा। तो सब जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो कमी होगा, न्यूक्लियर चार्ज में जो कमी होगा वो तो सेम ही अमाउंट होगा, तो उसके चलते वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि थ्रू आउट द पीरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द पीरियड क्या रह गया, सेम थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द पीरियड क्या हो गया, सेम रह गया, ठीक है। आ गया बात समझ में।
अब तक डिफरेंस किसके चलते होगा? डिफरेंस तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना, उसका रेडियस घट रहा है, ये तो देख रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते नहीं घट रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते डिक्रीज नहीं हो रहा। तो किसके चलते डिक्रीज हो रहा है? दूसरा फैक्टर को ढूंढना पड़ेगा। कोई ना कोई है यहाँ पर, कोई ना कोई है जो घटा रहा है, स्क्रीन इफेक्ट नहीं घटा रहा है। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया। ठीक है, अब कौन है कल्प्रिट? भाई खोजो दूसरा चीज। दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है ना। जैसे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है ना, इसमें 14 प्रोटॉन, इसमें 15 प्रोटॉन, इसमें 16 प्रोटॉन है ना, इसमें 17 प्रोटॉन, इसमें 18 प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है किस में जा रहा है? लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है वो किस में जा रहा है? इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है? इसी में जा रहा है ना। और स्क्रीनिंग इफेक्ट लास्ट वाला ऑर्बिट देता है या अंदर वाला ऑर्बिट देता है? अंदर वाला। तो अंदर में ये दोनों है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है उसके चलते स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में, उसके चलते स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों तो भरा हुआ है शुरू से लेके लास्ट तक। बढ़ तो रहा है इसमें, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट में चेंज कब होता है? जब इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो इनर ऑर्बिट में तो सब जगह सेम है यहाँ से यहाँ, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन तो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। आई बात, स्क्रीनिंग इफेक्ट जीरो नहीं है ना कुछ थ्रू आउट द पीरियड। ये दो ठो है ना ऑर्बिट अंदर में, तो इसके चलते स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है, हाँ है कि सब जगह सेम है। तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज पूरा एक्ट तो यहाँ नहीं करेगा, करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ेगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसमें कम, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, जैसे जैसे जा रहा है बढ़ते जा रहा है। इसको छोड़ के बात करेंगे, वो इनर्ट गैस है, उसको अकेला बात करते हैं, ठीक है, यहीं तक बात करेंगे। तो क्या होगा? जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा इफेक्टिवली अपने तरफ, ठीक है। तो क्या होगा? खींचेगा अपने तरफ, तो ये क्या होगा? नजदीक नजदीक आ जाएगा, घटेगा ना, है? तो इसीलिए क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। तो दूसरा काम क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जगह ही नहीं, चलो नई जगह इसको मिटा देंगे, ठीक है ना, इंक्रीजेस। तो जब इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें है न्यूक्लियर चार्ज तो थोड़ा खींचा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, इससे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसमें आया तो और ज़्यादा खींच लिया और सिकुड़ गया। इससे भी ज़्यादा प्रोटॉन इसमें है तो इसमें और ज़्यादा खींच लिया तो और सिकुड़ गया। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ज़्यादा फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो अपने तरफ जितना ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा वो छोटा होता जाएगा, स्क्वीज इन होता जाएगा। इसीलिए एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी पता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। इन जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ग्रुप 1 का एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम, उसके बाद यूरेडियम। ठीक है, इतना में आ जाएगा समझना। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। ग्रुप 1 का एग्जांपल लिए हैं हम। ठीक है ना, लेकिन ये एप्लीकेबल सारे ग्रुप पर होगा, अपना अपना जिस ग्रुप में जाओगे यही चीज होगा। ठीक है, जब हम आ रहे हैं, जो 3 कॉन्सेप्ट बोले थे, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यही चीज पे सारा आंसर है। समझ गए ना। तो अब हम जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, अब जैसे इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, रिबेडियम जाएगा 5s1 तक। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 5s1 तक जाएगा रिबेडियम। इतना में समझ में आ गया। ठीक है कि नहीं। हाँ, अब देखो टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं ग्रुप 1 में, तो इसमें एक ऑर्बिट है, इसमें एक ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट है ना। हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है, उसके नीचे लिथियम में 2 ऑर्बिट है, उसके नीचे सोडियम में 3 ऑर्बिट है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम है, उसमें 4 ऑर्बिट, 3 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल लिखेंगे, ऑर्बिट नहीं। ऑर्बिट हम भले बोल रहे हैं, लेकिन लिखते इसमें सेल लिखेंगे, ऑर्बिट नहीं लिखना। ठीक है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा ना। इसमें जो है सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट में एक ऑर्बिट है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या देखना है ना, वही अकेला है, तो किस पर वो स्क्रीन करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, 2 ऑर्बिट है, तो ये अंदर वाला इसको स्क्रीन कर रहा है। इसमें 1 2 3 है, तो ये जो दोनों अंदर वाला इसको स्क्रीन कर रहा है, तीसरा को। इसमें 1 2 3 4 गो ऑर्बिट है, तो इसमें 1 2 3 ऑर्बिट जो अंदर वाला है, इनर ऑर्बिट, ये जो आउटर ऑर्बिट है चौथा, इसको स्क्रीन कर रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिट जो है भरा हुआ है, अंदर वाला ऑर्बिट भरा रहता है ना, तो जो भरा हुआ ऑर्बिट रहता है वही तो स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज को कम करता है। हाँ, अब देखो तीसरा चीज ये भी है कि ऊपर से जब नीचे हम जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या लिखते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। समझ गया। एक नरेंद्र मोदी तो दूसरा अरविंद केजरीवाल, दोनों एक दूसरे के विरोधी है, तो किसका चलेगा, जिसको ज्यादा सपोर्ट रहेगा, है ना। जो दोनों एक विरोध है, सपोर्ट में रहता तो दोनों साथे चल देता, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे के विरोध में है, तो जिसको ज्यादा पावर रहेगा उसी का चलेगा। ठीक है, लेकिन जब विरोध में भी है तो जिसका पावर है उसी का चलेगा, लेकिन जितना पावर जिसको कम है उतना उसका इफेक्ट तो कैंसिल करेगा ही।
ऐसा नहीं ना है कि वो उसका पावर ज़्यादा है इसका कम है तो बस भागते जाएगा वो, ऐसा नहीं है। अगर जो उसका पावर कम है, जो भाग रहा है उसके पावर को थोड़ा कम कर देता है, करेगा है ना, इसका असर होगा ना, उतना नेग्लेक्ट कर देगा, उतने पावर को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो बचा हुआ है रेस्ट उसी पावर से वो भागेगा, क्योंकि उसका बाकी का तो पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो रेस्ट जो एक्सेस है उससे भागेगा। आया बात समझ में कि नहीं? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज करता है। देख लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज करेगा। आया बात समझ में? और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करेगा, दोनों उल्टा है। समझ गया? तब दोनों में लड़ाई, जो जीतेगा उसी का चलेगा, लड़ना पड़ेगा। एक जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ये जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा? डिक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब तो झगड़ा होना ही है, जो जीतेगा उसी का चलेगा, ठीक है ना? प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडिया बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडिया बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। प्रैक्टिकली देखो, आंसर जो है क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस तो तभी बढ़ेगा जब वो फैलेगा, दूर दूर भागेगा रेडियस सब, दूर दूर भागेगा ऑर्बिट सब, सेल सब दूर दूर कब भागेगा? जब उसको खींचने वाला कमजोर होगा, जब उसको न्यूक्लियस की तरफ खींचने वाला कमजोर होगा। न्यूक्लियस कमजोर कब होगा? जब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है ना? तो एक तरफ क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स द न्यूक्लियर चार्ज। आई बात समझ में? दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो एक डोमिनेट करेगा, तो यहां पर लिखना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स प्रीडोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज। तो जब न्यूक्लियर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे थोड़ा कम यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे भी कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे भी कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक होगा सारा इलेक्ट्रॉन सब दूर दूर भागने लगेगा, इलेक्ट्रॉन सब स्क्वीज आउट हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, सेंटर से दूर भागेगा, तो दूर भागेगा क्या होगा? फूल जाएगा वो, तो साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए टॉप टू बॉटम क्या होता है? पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। आया समझ में? तो ये तीन होने के बाद चौथा चीज क्या लिखेंगे? ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? Therefore, effective nuclear charge decreases. Thus, effective nuclear charge decreases. ठीक है? That is why atomic size increases. आगे आवाज समझ में? कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? अब इसको लैंग्वेज में अपने से लिखना होगा जब भी क्वेश्चन जहाँ भी पूछा जाए, ठीक है? ओके, चलिए आज भर हो गया।